हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड, जिसमें हम कवर करने वाले हैं वाटर के बारे में, वाटर एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसमें हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड देन की ये जो बुक है इसको हमने एक नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो समझने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं वाटर एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या है, रिन्यूएबल मीन्स क्या? तो याद रखना, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ है जो इजीली रीस्टोर हो जाए फिर से। मान लो ये एक लेक है जिसमें वाटर था, तो वो लेक तुम्हारा सूख जाता है, बट कुछ टाइम जब बारिश होता है तो फिर से उसमें पानी आ जाता है। तो ये जो रीस्टोर हो जाता है ना, वैसी चीज़ों को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वाटर भी क्या है, एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मीन्स कि ये कुछ टाइम के बाद क्या होता है, रीस्टोर हो जाता है, वापस से आ जाता है, टोटली ख़त्म नहीं हो जाता है, या फिर इसके रीस्टोर होने में 200-300 सालों मिलियंस ईयर नहीं लगते हैं। तो अब बात करें तो जो ये वाटर है ये कितना है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। मीन्स ये जो वाटर है, अर्थ का जो 3 पार्ट है ना उस पे क्या है, वाटर है, और जो अर्थ का एक पार्ट है उस पे लैंड। मीन्स कि अर्थ का जो 75% क्या है, वाटर है, एंड देन ओनली 25% लैंड। तो फिर तो वाटर बहुत ज़्यादा होगा, हमें तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये जो वाटर इतना सारा तुम देखते हो, ओशियंस हो गए, लेक्स हो गए, ये हमारे यूज़ के लिए नहीं होते हैं। अगर यूजेबल वाटर की बात करें या फ्रेश वाटर की बात करें तो वो बस कितना होता है, 1%, बहुत ही कम। मीन्स कि अभी भी क्या है, स्केर्सिटी है वाटर की। तो ये जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पाया जाते हैं, जो ये ग्राउंड वाटर होते हैं, अर्थ के नीचे वाले जो वाटर होते हैं ना वो फ्रेश होते हैं। कुछ जो लेक्स हो गए या फिर ये जो रेन वाटर होता है, ये क्या होते हैं, हमारे फ्रेश वाटर होते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जैसे तुम ओशियंस वगैरह में वाटर देखते हो, ये वाटर है बट ये फ्रेश वाटर नहीं है, इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। पीने के लिए तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, फार्मिंग के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ओशियन में वाटर पाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, जो कि हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उसको डैमेज करता है। तो ये हमारे किसी भी काम के लिए नहीं होते हैं। तो हमें किस पे फोकस करना है, ओनली 1%। और ये याद रखना है, ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा वाटर है, बस इतना याद रखना है कि फ्रेश वाटर जो है वो कितना है, 1% है। तो इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हमने पढ़ा कि वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो कि रीस्टोर हो जाता है। तो वो कैसे बार बार रीस्टोर होता है उसको देखेंगे। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, तो ये जो एक वाटर का साइकिल चलता है ना बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर में, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो वाटर होता है ना वो डिसअपियर नहीं होता है, वो ख़त्म नहीं होता है। मान लो तुमने रोड पे वो कभी वाटर देखा, फिर कुछ टाइम बाद वो वाटर सूख जाता है, ठीक है, तो वो ख़त्म नहीं होता है, वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, एंड देन बादल बनते हैं, एंड देन फिर से रेन होता है, और रेन होने के बाद वो वाटर फिर से अर्थ पे आ जाता है। तो ये एक अगेन एंड अगेन साइकिल चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो मान लो जैसे ये तुम्हारा लेक है, ठीक है, तो लेक में सबसे पहले क्या होता है, याद रखना है, ये एक टोटली पहले होता है, ये जो सन है उसका जो हीट है वो हीट इस लेक पे पड़ता है। तो जब ये लेक जो है ना फिर गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है तो ये इसका फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो वाटर था लिक्विड के रूप में, तो ये लिक्विड से क्या कन्वर्ट हो जाता है, गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन होता है, ये जब गैस के रूप में कन्वर्ट होता है तो ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये ऊपर उठ गया, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, तो अब वहाँ पे तो कोई गर्मी नहीं है, वहाँ का कंडीशन कूल है, ठंडा है। तो फिर जब वो ये ठंडा एटमॉस्फेयर मिलेगा तो इसका फॉर्म फिर चेंज हो जाता है, गैस टू लिक्विड में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे गैस से लिक्विड के रूप में चेंज हो गया फिर से। तो जब यही क्या होता है ना कि जब ये बादल बन जाता है तो इसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं
और ये जब फिर बहुत ज़्यादा भारी और हैवी हो जाते हैं तब जाके ये क्या होता है, बारिश होने लगता है। एंड देन कि फिर से ये लेक में पानी आ जाता है, फिर से सन की किरणें पड़ती है, फिर ये गर्म होके इवोपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होके बादल बनाता है। और ये जो साइकिल चलती रहती है ना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एंड देन जिसकी वजह से वाटर हमें हमेशा मिलते रहती है, और इसलिए ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो याद रखना, ये वाली डिफिनेशन देख सकते हो, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट continually move get renewed and recharged through the natural hydrological cycle। तो फर्स्ट याद रखना, सन, ठीक है, उसने गर्मी प्रोवाइड करी। और ये फिर सेकंड क्या आता है, इवोपोरेशन, जिसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये ऊपर की ओर उठता है। एंड देन फिर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जिसमें ये जो गैस था ना फिर लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन कि बादल बनते हैं। और फिर यही जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो फिर वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे की ओर गिरते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। फिर क्या होता है, बारिश होता है, और फिर ये लेक में जाते हैं, फिर ये साइकिल अगेन एंड अगेन चलती रहती है। और फिर क्या होता है कि फिर जब बारिश होता है तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, जिससे फिर से ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाता है, लेक्स में पानी फिर से भर जाते हैं। तो याद रहेगा ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बात करेंगे अबाउट वाटर स्केर्सिटी। तो ये वाटर स्केर्सिटी क्या है, मीन्स कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है ऑफ फ्रेश वाटर, उसकी कमी हो जाना। बहुत सारे रीजंस है, जैसे चेन्नई जिनका जो ग्राउंड वाटर है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। तो वैसे प्लेसेस कुछ कुछ है जहाँ पे हमें वाटर स्केर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसके क्या क्या रीजंस हैं, क्यों मीन्स कि शॉर्टेज हुए जा रहा है वाटर्स का, तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा क्वांटिटिव स्केर्सिटी, मीन्स कि उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कमी आना। तो उसके कौन कौन से रीजंस हैं, तो ओवर यूज एंड हाई डिमांड। तो एक कॉमन परसेप्शन की बात करें तो लोगों को क्या लगता है कि पानी की जो कमी है वो क्यों होता है, क्योंकि लो रेनफॉल के कारण जो है कि पानी की कमी हो रही है। बट ऐसा नहीं होता है, ये बस एक परसेप्शन है। रेनफॉल कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो ठीक है, वहाँ पे चलो लो रेनफॉल होता है। बट अगर पंजाब जैसे रीजन पे चले जाओ तो वहाँ पे वो सारे रीजन में तो रेनफॉल होता है, फिर भी क्या देखने को मिलती है वहाँ पे, वाटर की कमी। तो ये परसेप्शन हमें दूर करना है कि बिकॉज की लो रेनफॉल के कारण क्या होता है कि पानी की कमी नहीं, इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण पानी की जो है स्कैर्सिटी दिखने को मिल रही है। और हो सके तो हमें उस रीज़न पे ध्यान देना है, एंड देन की खुद से भी एक इनिशिएटिव लेना है कि पानी के वेस्टेज को कम करें, क्योंकि पानी हमारे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इसके बिना शायद तुम एक मिनट भी जिंदा ना रह सको। तो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे रीज़न का, तो वो होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या है, मीन्स कि जितना ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा यूज़ करना। कभी कभी अगर तुम देखोगे, जैसे रोड साइड में देखते होगे कि ऐसे ही नल खुला हुआ है, कोई बंद नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, एक तरीके से ओवर एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है ना, एक्सेस तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि डिप्लेट होगा अवेलेबल वाटर टेबल, जो नीचे वाटर है ना वो कम हो रहा है। और जैसे कभी कभी एग्रीकल्चर वाले रीजन में जितना ज़्यादा पानी ज़रूरत होता है उससे बहुत ज़्यादा ही लोग यूज़ करते हैं, अननेसेसरी यूज़ करना। तो ये होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जिसका मतलब कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा तुम बिना मतलब का यूज़ कर रहे हो, ऐसे ही बहाए जा रहे हो। कभी कभी देखोगे लोग टंकी ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पानी बह जाता है। तो ये सारे रीज़न है कि तुम्हारा जो ग्राउंड वाटर है वो कम होते जा रहा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़, अब देखोगे तो पहले कितना पॉपुलेशन था, अब देखो कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे धीरे। तो अगर इंसान बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स वो पानी पिएंगे, नहाने का जो हो गया उसका यूज़ भी बढ़ेगा।
तो सेकेंड रीज़न आ जाता है पॉपुलेशन। एंड देन थर्ड आ जाता है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करता है, कंज्यूम करता है ग्राउंड वाटर। क्यों? क्योंकि अभी जो लोग कॉमर्शियल यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल जो ग्रो करते हैं क्रॉप्स, जैसे मान लो शुगर केन हो गया या फिर बनानास हो गए, कॉटन हो गया, तो ये सारे जो क्रॉप होते हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। तो इस वजह से भी। एंड सेकेंड क्या होता है कि जो ये फार्मर्स है वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन करते हैं वाटर का, बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता उससे ज़्यादा भी वो यूज़ करते हैं। तो जिसके कारण भी एक रीज़न है कि वाटर स्केर्सिटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो एग्रीकल्चर में लोगों को इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि मान लो कि जैसे ये इतना ज़्यादा पंप वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे क्या यूज़ करना चाहिए, ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर्स हो गया, ये सारे जो एक टेक्निक्स होते हैं ना ये यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जितना पानी ज़रूरत होता है तुम उतना ही यूज़ करोगे, ना कि पंप से इतना सारा पानी यूज़ कर लिए जिसका ज़रूरत भी नहीं है। एंड देन जैसे कि कर सकते हो, ये जो मान लो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप लगाते हैं इसकी जगह पे हम एक तरीके से ड्राई रेजिस्टेंस क्रॉप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो रीज़न याद रखना कि फर्स्ट हो जाता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एंड देन सेकेंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, एंड देन थर्ड हो जाता है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। एंड नेक्स्ट हो जाता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन। तो इंडस्ट्री जैसे तुम देखते हो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, एआई वगैरह हो गया, मशीन वगैरह हो गया। तो ये सारे जो मशीन होते हैं ना उन्हें कूल डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही वाटर यूज़ किया जाता है। और जैसे कंपनीज होती हैं ना वो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए वाटर का बहुत ज़्यादा ही यूज़ करती है। तो अभी देखोगे कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं बन रही हैं, तो उसके कारण वाटर का जो यूजेस है वो भी बहुत ज़्यादा ही, जैसे मान लो एआई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ही कूल डाउन होने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर जो है ज़रूरत होता है। तो वो हो गया। फिर ये जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे हम वाटर से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। तो इस सब के कारण क्या देखने को मिल रहा है, वाटर स्केर्सिटी। फिर अर्बन लाइफ स्टाइल के बारे में देख सकते हैं। तो अर्बन लाइफ स्टाइल, अब जैसे क्या है कि लोग अपना सेपरेट पंप लगाते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, कुआं वगैरह होता था, या फिर एक सामूहिक कुआं हो गया, या फिर नॉर्मली भी कुआं होता था जो रेन वाटर यूज़ करता था, ठीक है। तो अब लोग अपने हर एक घर में पंप यूज़ करते हैं। नल का देखते हो हर एक, बोल सकते हो किचन हो गया, बाथरूम हो गया, हर जगह पे। तो वो हो गया, उससे लोग बहुत ज़्यादा ही वाटर यूज़ करते हैं बिना मतलब का भी, नहाने के लिए हो गया या फिर कुछ भी ऐसे देखोगे मोटर वगैरह चालू रह गया तो उस चीज़ से भी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। फिर एक और आ जाता है अनइक्वल एक्सेस। इसमें एक अलग ही हो गया, मान लो कि चलो 50 लीटर वाटर है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होता है ना उसको थोड़ा सा कम वाटर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो कि एक सोसाइटी है जहाँ पे 24 आवर जो है वाटर मिलेगा, बट मान लो कोई स्लम एरिया है तो वहाँ पे मान लो कि बस 2 घंटे तक ही वाटर मिलेगा। तो ये अनइक्वल एक्सेस से भी वो जो सेक्शन है उस बेचारे को तो बहुत ज़्यादा ही स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ता है। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी। तो ये क्या बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में। पहले जो हमने पढ़ा था क्या था वो, क्वांटिटी स्कैर्सिटी, मीन्स की जो क्वांटिटी है ना उसमें कमी होना, मात्रा जो है उसमें कमी होना। और क्वालिटी मतलब कि मात्रा तो है बस, अब उसमें प्रदूषण जो है एक्यूमुलेट हो गया है। अब तुम जो था अब उसे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ की पॉल्यूस, क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो चुका है। जैसे मान लो कि यमुना था, ठीक है। तो यमुना का पानी पहले लोग यूज़ करते थे पीने के लिए भी, बट क्या हुआ धीरे 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 अब वो इतना गंदा हो गया है कि मतलब सबसे पॉल्यूटेड रिवर हो गया है। तो अब तुम उसका यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट है वो बहाए जाते हैं। तो ये सब रीज़न से क्या हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। तो अब उसका कोई यूज़ नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास क्वांटिटी तो है बस क्वालिटी नहीं है।
तो दो तरीके से क्या होता है कि स्कैर्सिटी याद रखना, एक क्या था क्वांटिटी एंड सेकेंड इज क्वालिटी। तो वाटर माइट बी abundant but remain entirely hazardous for human use because it is heavily polluted by domestic sewage, industrial toxic waste, chemical dumping and पेस्टिसाइड्स। तो क्या होता है कि कभी कभी जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो जो पानी बह के मान लो कोई लेक वगैरह में गया, रिवर वगैरह में गया, तो उस चीज़ से भी क्या होता है, जो रिवर हो गया वो पॉल्यूटेड होता है। फिर ये जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये हो गया। फिर लोग भी हैं जो बहुत सारी चीज़ें जो है बहा देते हैं ऐसे ही वाटर में, कुछ भी फेंक देते हैं गंदगी जाके। तो ये सारा जो रीज़न होता है ना, ये पॉल्यूट करता है उसकी क्वालिटी को, फिर वो हमारे यूज़ के लायक नहीं रहता है। तो देखो कि पहले हमने बात की वाटर स्कैर्सिटी के बारे में कि उसकी कमी एंड देन की उसके रीज़न क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या था क्वांटिटिव, ठीक है। तो क्वांटिटी में क्या था कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन मीन्स कि जितना जल्दी वो रिकवर नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा फास्ट लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही एक्सेस मात्रा में। ग्रोइंग पॉपुलेशन, फिर से एग्रीकल्चर जो एक मेन रीज़न है, और फिर क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन एक लाइफ स्टाइल, अनइक्वल एक्सेस, और नेक्स्ट क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी मीन्स पॉल्यूशन। अब हम एक कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन जिसमें हम इजराइल का एग्जांपल लेंगे। तो इजराइल एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, लाइक ओनली कितना 25 सेंटीमीटर, ये बहुत ही कम है। अब इतने कम रेनफॉल में भी इसके पास वाटर की कमी नहीं है, क्यों? एंड देन कि अगर वही हम कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में एवरेज रेनफॉल कितना है, तो 114 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल एनुअली होता है। बट फिर भी क्या ये सफ़र करता है फ्रॉम ड्रॉट एवरी ईयर। तो इसका रीज़न क्या है? तो इज़राइल के जो लोग हैं ना, वो वाटर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंजर्व करते हैं। जैसे मान लो कोई रेन वाटर होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट किए गए हैं कि जो भी रेन होता है ना उसको वो वेस्ट नहीं होने देते हैं, उसको वो कंजर्व कर लेते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। जैसे मान लो फार्मिंग, जैसे हमने देखा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ओवर यूज़ हुआ वो फार्मिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लोग फार्मिंग में भी बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया। इसमें क्या होता है कि जितना पानी ज़रूरत होता है ना सीधे जड़ों तक पहुंचता है, नो ओवर यूज़, ठीक है। और फिर से मान लो कोई वेस्ट वाटर है ना, तो उसका यूज़ करते हैं फार्मिंग में। इस तरीके से ये कंजर्व करते हैं, कोई भी पानी को वेस्ट नहीं होने देते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। तो यही बोल रहा है रेनफॉल पैराडॉक्स, मीन्स कि नॉट कि वहाँ पे अगर रेनफॉल नहीं भी हो रहा है ना, फिर भी वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है। और इंडिया में क्या है कि इतना ज़्यादा रेनफॉल होने पे भी इतना ख़राब सिचुएशन है कि चेन्नई वाला जो रीजन है, दिल्ली जो रीजन हो गया, महाराष्ट्र, वहाँ पे पानी का स्तर काफ़ी नीचे तक चला गया है। यहाँ तक कि कभी कभी टैंक के जरिए वाटर को सप्लाई किया जाता है, फिर से टाइम लिमिट हो गया। अब ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो स्केर्सिटी इंडिया इज लार्जली ड्यू टू पुअर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये स्केर्सिटी क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ पुअर वाटर मैनेजमेंट एंड द लैक ऑफ प्रॉपर कंजर्वेशन। मतलब लोग ध्यान नहीं देते, अगर किसी के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो वो उस चीज़ को समझते नहीं है, और लोगों में शायद अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेके। जैसे मान लो, जैसे तुम खुद भी अगर ट्यूशन क्लासेस से जाते होगे तो मोटर से पानी गिरना हो गया, या फिर जैसे जो नल वगैरह लगे होते हैं रोड पे, ऐसे ही पानी गिरे जा रहा है, बहे जा रहा है, तो वो सब जो है हमारा ग्राउंड वाटर जो फ्रेश वाटर है उस चीज़ को तो डिप्लीट कर रहा है ना। जितना जल्दी वो रिकवर नहीं करेगा उससे ज़्यादा ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। मानते हैं कि ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलता है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट जितना जल्दी वो रिकवर नहीं करे उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो तो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, शॉर्टेज क्रिएट करेगा। तो एक बैलेंस ज़रूरी है। तो इसका एक प्रॉपर कंजर्वेशन करना चाहिए, जो हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने चाहिए। ये जो
रेन वाटर है उसको कंज़र्व करना और उसका यूज़ करना फार्मिंग में। फार्मिंग वाले लोगों को ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। एंड देन कि ये ओवर यूज़ जो हम करते हैं बिना मतलब का वेस्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके, जितना यूज़ है बस उतना ही यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड देन जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्स है, उसमें जो ये गंदगी फैल रही है उस चीज़ को रोकना। तो हमने पढ़ा कि वाटर जो है उसके स्कैरसिटी के कौन कौन से रीज़न है। एंड देन कि हमने एक एग्जाम्पल भी देखा इज़राइल का कि कैसे वाइजली बिना वेस्ट किए एंड देन कि अच्छे तरीके से मैनेजमेंट से वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कम रेनफॉल होते हुए भी। एंड देन कि इंडिया जहाँ पे इतना ज़्यादा रेनफॉल होता है फिर भी यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड देन हमने रीजंस देखे कि कौन कौन से बहुत ही छोटे छोटे रीजंस थे जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं एंड इनकी वाटर जो इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है उसको वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो क्यों ज़रूरी है, क्यों नीड फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, वाटर जो है उसका कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। एक तुम खुद से भी बैठ के भी सोचोगे तो तुम्हें चीज़ें दिखेगी कि वाटर जो तुम पीते हो, वाटर जो कि फूड ग्रो में अगर एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, हर जगह पे वाटर जो है उसके यूजेस हैं, तो उसका कंज़र्व करना और उसे प्रॉपर वे में मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सम रीज़न्स तुम नोट डाउन कर सकते हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए, जैसे कि हेल्थ प्रोटेक्शन। मान लो जैसे हमने क्वालिटी बेसिस पे देखा, जैसे यमुना रिवर हो गया, ये सारे जो गंदे हो रहे हैं या फिर जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें अगर जैसे पॉल्यूटेड चीज़ें मिलेगी तो फिर हमें हेल्थ वाला भी प्रॉब्लम होगा। अभी मान लो जैसे यमुना का पानी इतना गंदा है, वैसे ही मान लो जो हमारा ग्राउंड वाटर है जिसे तुम पीते हो, अगर वो भी उतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो फिर तुम हमेशा बीमार रहोगे। एंड देन की बहुत सी बड़ी बड़ी जो वाटर बॉर्न डिसीजेज़ होती है, डायरिया हो गया या फिर कैंसर हो गए, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसका सही तरीके से मैनेज करें जिससे हेल्थ का प्रोटेक्शन हो। एंड देन सेकेंड, फूड सिक्योरिटी। ऑफकोर्स जो एग्रीकल्चर्स होते हैं उसमें बहुत सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो वाटर इंटेंसिव होते हैं, अगर वाटर नहीं होगा तो वो सारे क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएंगे। फिर आ जाता है मेन लाइवलीहुड कंटिन्यूटी। तो बहुत सारे जॉब्स जो होते हैं वो भी वाटर रिलेटेड होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बहुत सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो वाटर से ही चलते हैं। तो अगर वाटर नहीं होगा तो वो सारे जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद हो जाएंगे एंड देन कि ये लाइवलीहुड पे क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। एंड देन फिर आ जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट में उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। अब जैसे मान लो यमुना जैसे हो गया पानी, तो वो जो रिवर है उसमें बहुत सारे फिशेस हो गए, ये सारे जो रहते हैं, अगर वो पॉल्यूटेड हो जाएगा तो ये जो फिशेस हैं वो मर जाएंगे। तो ये एक तरीके से जो हमारा इकोलॉजी है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कंजर्व करना एंड देन की वाटर को मैनेज करना। अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कदम ले रही है, इतना ज़्यादा जो वाटर की कमी है या फिर वेस्टेज हो रहा है या फिर जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, स्कैरसिटी हो रहा है, तो लोगों तक जो पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट के क्या कदम है मैनेजमेंट के लिए। तो फर्स्ट स्कीम याद रखना, जल जीवन मिशन। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे उन्हें हर जो हाउस होल्ड है ना उन्हें टैप से कनेक्ट करना है एंड देन की वाटर की सप्लाई करना। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से उन्हें साफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, ठीक है। और ये जो मान लो कि वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर से उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही थी हेल्थ प्रॉब्लम, वो भी डिक्लाइन होगा। एंड देन की जो वहाँ के लोग होते हैं, कुआँ से हो गया, जगह जगह से पानी लेके उन्हें आना पड़ता है, तो वो चीज़ें भी सॉल्व होगी। एंड देन कि जैसे शहरों में लोगों के घर में नल लगे रहते हैं एंड देन उसके ज़रिए वो वाटर इजीली गेट कर पाते हैं, वैसे ही जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ भी लोग टैप से इजीली जो है वाटर गेट कर पाएंगे। एंड देन की अवेयरनेस फैलाना कि सस्टेनेबल तरीके से तुम जो है यूज़ करो वाटर, और जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना उस चीज़ को लागू करना। तो ये जो जल जीवन मिशन है इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से बोला जाए तो
कंसिस्ट किया गया। बट मेन याद रखना कि इसमें जो रूरल हाउस होल्ड है ना, उसको टैप वाटर से जोड़ना एंड देन की वाटर एक सप्लाई करना। तो देख सकते हो कितना, तो 55 लीटर पर कैपिटा पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म फंक्शनल बेसिस, फिर वो चीज़ों को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट स्कीम है हमारा अटल भूजल योजना। तो ये स्कीम जो है इसको भी 2090 में लगाया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या है, तो इस स्कीम के अंतर्गत जो भूजल है मीन्स कि जो ग्राउंड वाटर है उस चीज़ को इम्प्रूव करना है एंड देन मैनेज करना। कहाँ पे, तो जो वाटर स्ट्रेस एरिया है ना उस जगह पे, और किसकी सहायता से, तो कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से इस चीज़ को इम्प्रूव करना। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, तो पहले याद रखना कि वाटर को कंजर्व करना एंड देन जो ग्राउंड वाटर है ना उस चीज़ को इम्प्रूव करना, मीन्स कि उसकी मात्रा को बढ़ाना। तो ये कैसे होगा, तो जो वाटर एक्सट्रैक्शन है जो निकालते हैं लोग पानी, उस चीज़ पे ध्यान देना, मीन्स उस चीज़ को कम करना। एंड देन सेकेंड, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उस चीज़ को क्रिएट करना, और जो रेन होता है ना उस पानी को क्या करना, एक तरीके से कंज़र्व करना, मीन्स, और उसको फिर बाद में फार्मिंग के लिए यूज़ करना। जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डैम वगैरह बनाना हो गया, लेक वगैरह बनाना हो गया, कि जब रेन होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, कंज़र्व हो जाएगा, और एक तरीके से अवेलेबिलिटी हो जाएगी वाटर की। एंड देन के फार्मर को जो है ग्राउंड से वाटर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन की ये जो वाटर है, ये वाटर कहाँ यूज़ होगा, फार्मिंग में यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये एक इनिशिएटिव लाया गया, स्कीम लाया गया, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को। तो याद रखना कहाँ पे, तो 7 स्टेट में, ठीक है। तो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे जो स्टेट है इस जगह पे लागू किया गया। और ये भी याद रखना वाटर स्टेट ग्राम पंचायत में। तो इसका एम क्या है, अल्टर कम्युनिटी परसेप्शन फ्रॉम कंजप्शन टू स्मार्ट कंजर्वेशन, मीन्स कि स्मार्ट वे में उस चीज़ को कंजर्व करें। जैसे कर सकते हैं क्या, तो जो रेन वाटर इतना ज़्यादा वो वेस्ट हो जाता है उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन को कम कर सकते हैं, और जैसे डीप इरिगेशन जैसी चीज़ों कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि वाटर को स्टोर करना, प्लान करना एंड फिर उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड देन वाटर जो है उसका प्रॉपर वे में यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले के लोग कैसे करते थे, वाटर को मैनेज कैसे करते थे। तो पहले भी जैसे हम बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे मौर्य पीरियड में इरिगेशन के लिए डैम्स हो गए, लेक्स हो गए, एंड देन की कैनल्स वगैरह, या फिर एक और एग्जांपल है बुक में, हौज खास टैंक, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था फॉर सप्लाई वाटर टू द सीरी फोर्ट के लिए। तो ये सारे बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। एंड देन की एक तुम फिल्म भी देखे होगे मोहनजोदारो, जिसमें लोगों ने रिवर के किनारे एम्बैंकमेंट बनाया था रिवर के वाटर को रोकने के लिए, जो कि बाद में बाढ़ आ जाता है। तो वो चीज़ है। तो पहले भी देखा जाए तो लोग इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते थे वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो ये डैम्स क्या हो गए, तो डैम्स जैसे कि एक, जैसे ये देख सकते हो, बनाया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें वाटर जो है उसको क्या किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है। एंड देन टाइम टू टाइम अगर जैसे पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को, पानी को खोला जाता है, एंड देन फिर उसका जो फार्मर्स वगैरह इरिगेशन के लिए यूज़ कर पाते हैं। लेक्स हो गए, तो पहले भी बहुत ही बड़े बड़े लेक्स देखने को मिलते थे, जैसे कि भोपाल लेक हो गया, जो कि 11वीं सेंचुरी में बना था। एम्बैंकमेंट क्या होता है, तो जैसे मान लो रिवर के साइड एक बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, क्योंकि रिवर का वाटर ना आ पाए उसको रोकने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट। और कैनल, तो क्या होता था कि ये जो मान लो कि एक रिवर है ना, अब उसका पानी कहीं और लेके जाना है, ठीक है, तो लोग ऐसे, जो देख रहे हो ये वाला पिक्चर, तो इस तरीके का कैनल्स बनाते थे, एंड देन की रिवर को, पानी को जो है अपने खेत तक लेके जाते थे। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हिस्ट्री में भी, एंशियंट टाइम में भी, और बोल सकते हो कि देखा गया है फॉर वाटर मैनेजमेंट, जो कि अभी भी लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। बहुत सारे डैम्स देखोगे बनते हैं, लेक्स वगैरह हो गया। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ
डैम्स। तो ये डैम्स क्या होते हैं? तो डैम्स जो होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है जो रिवर्स के अक्रॉस बनाया जाता है, जो कि कंट्रोल करता है रिवर के फ्लो को। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डैम। ये जो तुम पिक्चर देख सकते हो, ये क्या है? डैम है। तो डैम जो होते हैं ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, सिर्फ एक तरीके का नहीं होता है। जैसे तुम ये देख रहे हो, ये बहुत बड़ा डैम है, बट और भी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मटेरियल। ये क्या उसका स्ट्रक्चर है, एंड देन कौन से मटेरियल तुमने यूज़ किया है उसको बनाने में। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा टिम्बर डैम। तो आप सोच रहे होगे कि टिम्बर से डैम कैसे बनाया जाता है, मीन्स कि वुड वगैरह जो मटेरियल है उससे कैसे डैम बनाया जाता है। तो ये डैम जो होता है ना, ये टेम्प्रोरी होता है। मान लो कोई विलेज है, वहाँ पे कोई छोटा सा रिवर स्ट्रीम है, उसको अगर रोकने के लिए या फिर उसको उसके वाटर को कलेक्ट करने के लिए कोई बनाता है, तो वुड वगैरह यूज़ करता है, तो वो होता है टिम्बर डैम। तो टिम्बर डैम के बारे में याद रखना कि मटेरियल क्या है, वुड जो है इसके मटेरियल है, एंड देन की बहुत ही छोटे लेवल पे बनाया जाता है, जैसे छोटे स्ट्रीम्स हो गए, एंड देन लोकल लेवल पे विलेज वगैरह पे, और ये टेम्परोरी होता है। सेकेंड हमारा आ जाता है एम्बैंकमेंट डैम। तो ये फॉर्म किया जाता है बाई, इसका मटेरियल क्या होता है? रॉक होता है। और ये जो वैली वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे जो वाटर है उसको रोकने के लिए ये एम्बैंकमेंट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो मैसोनरी डैम होता है, तो मैसोनरी डैम की बात करें तो ये जो देख रहे हो बड़ा सा, एक जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हो परमानेंट जो होता है, जिसको मोटर वगैरह से बनाया जाता है, इसमें रॉक जो होता है उसको अगर कंसिस्ट करते हैं तो मोटर यूज़ करते हैं, बहुत ही मासिव लेवल का होता है, जिसमें बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा मैसोनरी डैम। ठीक है, तो याद रखना टिम्बर जो होता है ये लोकल लेवल पे टेम्प्रोरी लोग वुड से बनाते हैं, और एम्बैंकमेंट जो हो गया, जो वैली वगैरह होता है वहाँ पे जो वाटर रोकना होता है इरिगेशन के लिए, या फिर फ्लड वगैरह से जब थोड़ा मोड़ा पानी को जो रोकना होता है, वो होता है हमारा एम्बैंकमेंट डैम। फिर होता है मैसोनरी डैम, जो होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, एंड देन की परमानेंट होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है, और बहुत सारे वर्क जो ये करता है, फ्लड रोकना हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, वगैरह वगैरह, इरिगेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम बेस्ड ऑन हाइट के बेस्ड पे। तो फर्स्ट है क्या? लार्ज डैम एंड मेजर डैम। तो ये लार्ज और मेजर में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या है? तो मेजर डैम याद रखना कि मेजर डैम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एंड देन कि बहुत सारे जो वर्क है कंट्रोल करता है, जैसे इरिगेशन हो गया, मान लो कि बहुत जगहों पे पानी वगैरह इसी जगह से जाता हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना हो गया, या फिर फ्लड रोकना हो गया, मीन्स कि ये बहुत ही मेजर है। अगर ये डैम ना हो तो शायद बहुत सारे वर्क ना हो पाए, ये जो फ्लड रोक पा रहे वो ना रोक पाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ना हो पाए। तो ये हो जाता है कि मेजर की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन की अगर लार्ज डैम की बात करें तो हो सकता है कि बस इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो मैसिव है, मीन्स कि इससे उतना ज़्यादा कुछ वर्क तो नहीं हो रहा है, बस ये जो वाटर है ना उसको कलेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये जो मेजर वर्ड आ जाएगा, एंड देन लार्ज वर्ड आ जाएगा। तो ये याद रखें, लार्ज मीन्स कि बस उसका जो स्ट्रक्चर है, मीन्स कि ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस एंड रोल प्ले नहीं कर रहा है, बस वाटर को स्टोर कर रहा है, हो सकता है सिर्फ फ्लड से। बट मेजर क्या है, ये बहुत सारे वर्क को फुलफिल कर रहा है। फिर आ जाता है कैटेगराइज इनटू 3 टायर्स। अब साइज के बेस पे, हाइट के बेस पे, तो क्या है? लो डैम, मीडियम हाइट, फिर आ जाता है हाई डैम। तो लो वही जो छोटे होते होंगे, लोकल पर्पस को फुलफिल करते होंगे, या फिर छोटे रिवर्स के ऊपर बनाए जाते होंगे। तो इसकी लगभग हाइट मान लो कि 15 मीटर तक जो डैम की होती है वो हो जाता है लो डैम। फिर मीडियम डैम की मीन्स कि इससे तो बड़ा, बट हाई डैम से छोटा, कि इसके पर्पस थोड़े से बड़े हो जाते होंगे, ज़्यादा वाटर कलेक्शन होता होगा, इरिगेशन हो गया, ये सारे काम जो होता होगा मीडियम वाले जो हाई डैम है उस पे। तो फिर ये जो हाई डैम हो जाता होगा वो होता होगा लाइक जो मैसोनरी डैम हमने पढ़ा था उसके जैसा,
बहुत ही, तो जो जिसकी हाइट मान लो कि 30 मीटर से ज़्यादा होती है ना, वो आ जाता है हाई डैम पे। मतलब बहुत बड़े होते हैं ये, बहुत बड़े बड़े वर्क करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, फिर से फ्लड कंट्रोल हो गया, तो वो हो गया हाई डैम। इसकी हाइट कितनी होती है, तो 30 मीटर से ज़्यादा, और लो 15 से, और ये दोनों के बीच में होता है, 15 से 30 मीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट डैम्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डैम्स जो है ना, पहले मतलब इतने सारे वर्क के लिए नहीं बनाए जाते थे। मीन्स कि उसका पर्पस होता था ज़्यादा कि फ्लड को रोक सके या फिर पानी को कलेक्ट कर सके। बट अभी अगर डैम्स को देखें, तो अभी जो डैम है ना, वो बहुत सारे वर्क को करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़। जैसे मान लो कि इरिगेशन हो गया, फिर से अब हम लोग क्या करते हैं, ये डैम का जो वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक जो उसका वाटर है उसलिए भी सप्लाई करते हैं, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, फिशिंग, फिश ब्रीडिंग। तो अब ये जो डैम है ना, इसका बहुत सारा यूज़ होता है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे भाखर नांगल प्रोजेक्ट जो कहाँ पे है, सतलज रिवर बेसिन पे है। हैंडल क्या करता है, पावर जनरेशन एंड इरिगेशन। और नेक्स्ट बात करें हीराकुंड, तो हीराकुंड किस नदी पे है, तो महानदी पे है। इसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इंटीग्रेट कंजर्वेशन विथ फ्लड कंट्रोल। तो ये बात की गई है कि ये जो डैम है ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है एंड देन की बनाया जाता है। मान लो कहीं पे अगर जैसे वाटर हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारा जो एरिया होता है वो ड्रॉट एरिया होता है, मीन्स कि साल में रेनफॉल बहुत ही कम होता है। तो एक तो वहाँ पे इरिगेशन सप्लाई हो सकता है, वाटर की कमी नहीं होगी। एंड देन फिर कि अगर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना है, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। और कहीं भी मान लो कि पीने का पानी कम पड़ रहा है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। और जैसे देखते हैं इंडस्ट्री वगैरह हो गया, तो वो जो होता है ना, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ही वाटर यूज़ करता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए हो गया, तो फिर वहाँ पे भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो इसलिए इसको नेहरू जी ने क्या बोला, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि ये बहुत सारे जो वर्क है करता है, जिससे एक तरीके से रोल प्ले करता है, जो हमारा रूरल एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करने में, इंडस्ट्री ग्रोथ में, उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अब हम बात करेंगे कुछ इसके डिसएडवांटेज एंड अपोजिशन। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, देखते हैं। तो डैम जैसे हमने पढ़ा था कि रिवर जो होता है उसके किनारे बनाया जाता है एंड देन कि उसके फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं। तब कॉज अब उसका जो फ्लो था वो नेचुरल नहीं रह जाएगा एंड देन कि जिससे क्या होगा, डिस्टर्ब उसका होगा नेचुरल रिवर फ्लो। तो अब क्या हम लोग करते हैं कि एक बीच में बैरियर क्रिएट हो गया, मीन्स कि जब ड्राई सीजन आता है तो हम वाटर को छोड़ते हैं एंड देन के एक्सेस होता है तो हम उसे कैप्ट करते हैं, मीन्स कंजर्व कर लेते हैं, रोक लेते हैं जाने से। बट नेचुरली क्या होता होगा, नेचुरली जब बाढ़ आता होगा तो ज़्यादा सेडिमेंट आते होंगे, ड्राई होता होगा तो सूखा होगा। ठीक है, इस तरीके से जो वहाँ पे ट्रीज़ हो गए, इकोलॉजी हो गए, एनिमल्स हो गए, उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करते होंगे। बट हमने अब क्या किया, जो वो नेचुरली जो चीज़ें होती थी अब हमने उसे कंट्रोल में ले लिया, अब वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जिससे जो इकोलॉजी है, जो प्लांट है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एंड देन वही बात की गई है इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। तो क्या होगा, जो रिवर फ्लो कॉज पुअर सेडिमेंट मूवमेंट। तो जैसे मान लो रिवर है, ठीक है, तो वो जब आता है तो एक फोर्स से आता है एंड देन कि अपने साथ सेडिमेंट भी कैरी करते हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो सैंड हो गया, ये सारे जो रॉक वगैरह हो गए, वो मिले होते हैं, तो ये अपने साथ वाटर जो है आता है तो फ्लो करता है, तो अपने साथ सेडिमेंट भी कैरी करता है। बट अभी जो एक तरीके से बैरियर क्रिएट हो गया, तो ये क्या करते हैं, सेडिमेंट को क्या होता है, रोक लेता है
और ये जो वाटर है वो फ्लो हो जाते हैं। बट अब ये जो वाटर फ्लो होता है ना, अब यहाँ का जो सेडिमेंट है ना उसको भी इरोड कर देता है। तो जिससे क्या होता है, सैंड वगैरह जो है वो इरोड हो जाते हैं, एंड देन की बस क्या बच जाता है, बड़े बड़े पत्थर रॉक्स बस बच जाते हैं। जिससे क्या होता है कि वहाँ का जो एक्वेटिक एनिमल है उनका जो हैबिटेट है, वो जहाँ पे रहते हैं वो एक तरीके से डिस्टर्ब होता है। तो क्या होता है, मेकिंग स्ट्रीम बेड रॉकेज, मीन्स कि ये जो स्ट्रीम है उसको एक तरीके से रॉकेज में कन्वर्ट कर देता है, एंड देन की डैमेजिंग एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक्वेटिक का जो घर है उसको एक तरीके से डैमेज कर रहा है, क्योंकि अगर वो नेचुरल फ्लो होता तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लाता और यहाँ पे एक जो थिक बेड होता सेडिमेंट का क्रिएट होता। बट अभी ये जो सेडिमेंट है यहीं पे रुक जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, जो पहले से भी है उसको भी वाटर इरोड कर रहा है। तो वहाँ पे बस अब बस पत्थर और कंकर ही बच गया है। तो उसमें कैसे एक्वेटिक जो है जानवर है उनको भी थोड़ा सा एक चाहिए होता है ना सेडिमेंट, बालू, जिस पे वो सरवाइव करते हैं। अगर वो भी नहीं रहेगा तो उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट होगा। तो ये एक काम कर रहा है। डिसएडवांटेज में ये एक चीज़ है। एंड देन की क्या हो रहा है, माइग्रेशन बैरियर। तो पहले क्या था, ये एक फ्लो था, ठीक है, अब बीच में एक बैरियर आ गया है। तो कुछ फिशेस क्या होती हैं कि अप स्ट्रीम पे अंडे देती हैं, ठीक है। तो अब ये जो पहले नेचुरली जा सकती थी, इजीली आ सकती थी, बट अब ये क्या हो गया कि ये ऑल टाइम खुला नहीं रहता है। लोग जब पानी की ज़रूरत होती है तब उसको खोलते हैं। तो इस तरीके से वो जो नेचुरली माइग्रेट कर सकती थी ऊपर या नीचे, वो एक तरीके से क्या हो गया, बंद हो गया। तो देख सकते हो, डैम्स जो है फ्रेगमेंट नेचुरल रिवर, प्रिवेंटिंग एक्वेटिक फना फ्रॉम माइग्रेटिंग डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम फॉर स्पॉमनिंग। मीन्स कि अब वो जो एग ले करने के लिए ऊपर जाती थी नीचे आती थी, वो अब उतना इजीली नहीं हो पा रहा है। एक तरीके से उनका जो माइग्रेशन है उसमें बैरियर आ गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सबमर्जेंस। तो सबमर्जेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि डूब जाना। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक तुमने डैम क्रिएट कर दिया, तो अब क्या होगा, डैम क्रिएट मीन्स मोर वाटर उसमें कंजर्व होते जाएगा। तो जो ट्रीज थे, ठीक है, तब इसके अंदर आ जाएंगे और सबमर्ज हो जाएंगे। जब क्या होगा, सर गल जाएंगे इसके अंदर। तो उसके कारण क्या होगा, ये जो इसकी वाटर की क्वालिटी है ना उसमें थोड़ा सा खराबी आएगी, डिग्रेड हो जाएगी इसकी वाटर क्वालिटी। तो यही बोल रहा है सबमर्जेंस की। एक तरीके से जब हम लार्ज रिजर्वियर क्रिएट करते हैं तो वाटर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, एंड देन वहाँ के ट्रीज जो है ना उसके अंदर डूब जाते हैं, और फिर क्या होता है, लॉन्ग टाइम डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं उसके अंदर, और फिर ये जो वाटर की क्वालिटी है उसमें खराबी आती है। नेक्स्ट क्या होता है इसकी वजह से, तो सोशल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मान लो तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आसपास के विलेज को भी अंदर में लोगे, तो वहाँ के लोग हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जो उनका बहुत ही पुराना घर था, पुश्तों से जहाँ वो रह रहे थे, उनको वहाँ से क्या होता है, हटना पड़ता है, फिर नए जगह पे बसना पड़ता है, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, सोशल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, मासिव लोकल जो कम्युनिटीज़ है लूज लॉस देयर एंसेस्ट्रल लैंड, जो उनके पूर्वजों का घर था वो उन्हें खोना पड़ता है। उनका जो लाइवलीहुड, मान लो उनका जो लाइवलीहुड पेड़ों ट्री से जुड़ा हुआ था, अब उन्हें छोड़ के वहाँ से जाना पड़ेगा, एंड देन कि अब वो कुछ नया स्टार्ट करे, जो कि एक बहुत ही बिगेस्ट प्रॉब्लम है कुछ भी नया स्टार्ट करना। एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज गेट कर पा रहे थे वो सब कुछ छोड़ के उन्हें कहीं नई जगह पे बसना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो डैम है उसका हमने देखा कि क्या क्या एक तरीके से इकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है, एंड देन कि कैसे लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि इसका इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अब यहाँ पे बहुत सारा वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो अब वाटर मिलेगा तो अब कॉस्ट, उसका जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो चेंज होगा। कैसे, मान लो राजस्थान एरिया है, वहाँ पे वाटर का कोई मिल नहीं रहा था, वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होता है। तो ऑफ कोर्स लोग वहाँ पे नहीं भी चाहते हुए क्या उगाएंगे, बाजरा उगाएंगे, मिर्च उगाएंगे, जिसमें वाटर उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। बट अब डैम है, वाटर है, तुमको टाइम टू टाइम वाटर मिलते रहेगा। तो इरिगेशन के लिए अब वाटर है तो लोग
चेंज कर देंगे ना, अब वो क्यों मिर्च उगाएँगे, अब वो राइस उगाएँगे, व्हीट उगाएँगे, क्योंकि वो उससे वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा कि जो पैटर्न चलते आ रहा था, वो अब इरिगेशन की वजह से, वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब लोग चाहे तो कुछ और भी उगा सकते हैं, मीन्स जैसे राइस हो सकता है, कॉमर्शियल फार्मिंग, मान लो जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, उसका मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो लोग उस पे शिफ्ट कर जाएँगे पैसा कमाने के लिए। बट इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? अब मान लो सारे कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे, तो जो मान लो राइस और व्हीट चाहिए, अब मान लो सब कोई शुगर केन और कॉटन उगाने लगा, तो राइस और व्हीट कहाँ से आएगा? फिर राइस और व्हीट जो हम लोग खाते हैं उसकी कमी हो जाएगी, तो वो भी सही नहीं है। एंड देन शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ? वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो वही हमने बात की कि पहले जो बाजरा और मिर्च उगाते थे, अब राइस और व्हीट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा? देखो, इसका ड्रॉबैक ये होगा ना कि ऑल टाइम, जैसे मान लो ये तुम्हारा फील्ड है, ऑल टाइम यहाँ पे तुम इरिगेशन दिए जा रहे हो और उस टाइप का ही क्रॉप लगा रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हो, तो इससे सॉइल को इम्पैक्ट होगा। सॉइल सैलिनाइजेशन जैसी समस्याएं क्रिएट हो जाएगी। क्या होता है, ये जो वाटर होता है ना, मान लो डैम हो गया या फिर कुछ भी वाटर जो है उसमें साल्ट मिले होते हैं, तो ये साल्ट क्या होता है, वाटर तो मान लो सन अब्जॉर्ब कर लेगा, बट ये साल्ट जो होता है ना फील्ड में ही रह जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये इनकी अगर संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको कम कर देते हैं, एंड देन की जो ये प्लांट का ग्रोथ होता है ना उसमें भी कमी आ जाती है। तो ज़्यादा अगर वाटर यूज़ करोगे, तो सॉइल जो सैलिनाइजेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एंड देन की जो सॉइल है उसकी क्वालिटी क्या होगी? डिग्रेड होगी, क्योंकि क्या कर रहे हो तुम, अब कमर्शियल और जो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप पे शिफ्ट हो गए, एंड देन की ऑल टाइम तुम उसी टाइप का कुछ क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो क्या होगा? मान लो पहले क्या होता था कि तुम कुछ अलग अलग जैसे पल्सेस एंड ग्राम जैसे तुम लगा दिए, तो उससे क्या होता था कि फील्ड में जो नाइट्रोजन की कमी थी वो पूरी हो जाती थी। बट अभी तुम कॉमर्शियल पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बस इरिगेटेड किए जा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा साल जो है एक्यूमुलेट होते जाएगा। तो एक तरीके से सॉइल सैलिनाइजेशन एंड ये एक तरीके से डिग्रेड करेगा सॉइल की क्वालिटी को, क्योंकि अगर तुम ऐसे मान लो पैटर्न चेंज करते ना, जैसे ग्राम वगैरह हो गया, पल्सेस वगैरह हो गया लगाते, तो नेचुरली जो इसकी फर्टिलिटी थी वो तो रिस्टोर हो जाती। बट ऑल टाइम अगर शुगर केन वेट ये सब लगाओगे, तो एक तो इसकी फर्टिलिटी रिस्टोर होने का टाइम भी नहीं दे रहे हो, तो जिससे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनफर्टिलिटी में। मीन्स इसका जो क्वालिटी था वो धीरे 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 डिग्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम बस इससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसको मतलब रीस्टोर होने नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो याद रखना कि डैम जैसे होगा तो अब वाटर की कमी नहीं होगी, तो वाटर की कमी नहीं होगी तो उसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो चेंज होगा। जैसे मान लो पहले लोग बाजरा उगाते थे, तो अब राइस व्हीट वगैरह उगाएंगे। जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, उस पे शिफ्ट कर जाएंगे। अगर उस पे शिफ्ट करेंगे तो फिर सॉइल को प्रॉब्लम होगी, जैसे सॉइल सैलिनाइजेशन, उसमें बहुत सारे साल्ट हो जाएंगे, जिससे डिग्रेड होगा सॉइल की क्वालिटी, ठीक है? और फिर कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो उससे जो मान लो नॉर्मल हमारा जो खाना, जो फूड सिक्योरिटी है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसका और इम्पैक्ट हो सकता है लाइक इंड्यूस अर्थक्वेक, मीन्स कि इसके कारण अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो एक जगह पे तुमने बहुत सारा वाटर स्टोर किया, ठीक है? मीन्स ये वाटर तो भारी होता है, एक जगह पे इतना ज़्यादा वाटर यूज़ करना, मीन्स जो वहाँ का जो रॉक है उस पे एक तरीके से प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? तो मान लो पहले से ही वहाँ पे फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट में वाटर जाएगा, एंड देन की रेजिस्टेंस जो है उसको क्या करेगा? कम कर देगा, एंड देन की यहाँ के जो रॉक है ना, क्योंकि फॉल्ट में डिवाइड होते हैं, तो एक तरीके से मूव करेगा, जिसके कारण क्या होगा? अर्थक्वेक के चांसेस होंगे। वाटर बॉर्न डिसीजेज, इसका क्या मतलब है? तो जैसे ये वाटर है एक जगह पे एक्यूमुलेट रहता है, तो अगर जैसे
एक जगह पे स्थिर वाटर होता है ना, उसमें मच्छर वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब पनपने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो ये वाटर यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसमें बहुत सारे मच्छर जन्म लेंगे, तो वो मच्छर जैसे मलेरिया हो गया, ये सारे डिसीजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर डैम क्रिएट करते हो तो वहाँ पे वाटर जो है स्थिर है। ऐसे क्या होता है, नॉर्मली फ्लो करते रहता है, ऐसे स्थिर नहीं रहता है, तो इससे डिसीज क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट है पीस्ट एंड क्रॉप इन्फेस्टेशन। इसका मतलब क्या है? तो जैसे मान लो कि अब तुम क्रॉप ग्रो करे, तुम्हारे पास हमेशा पानी अवेलेबल है, तो सालों भर तुम क्रॉप ग्रो कर रहे हो, इससे क्या होता है कि जो पेस्ट वगैरह है ना, उन्हें मिलते रहता है, खाना ऑल टाइम मिल रहा है। ऐसे क्या, मान लो कि वाटर की कमी होगी, तुम कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे, मान लो तुम रेनफॉल पे डिपेंड हो, तो जब रेनफॉल होता है तो उस सीजन पे ग्रो करते हो, एंड देन की जब रेनफॉल की कमी होती है तो तुम कुछ ग्रो नहीं करते हो। तो जब तुम नहीं कुछ ग्रो करते हो तो उस टाइम पे जो ये पीस्ट वगैरह है ना, उनको फूड नहीं मिलता है। बट अभी जब हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो हम सालों भर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पीस्ट जो है ना, उनके पास खाना अवेलेबल होता है, ये रिप्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, मतलब कि अपना संख्या जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाते हैं, जिससे जो पीस्ट अटैक वाली जो चीज़ है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन फ्रॉम एक्सेसिव वाटर यूज़। तो एक्सेसिव वाटर यूज़ से पॉल्यूशन भी जैसी चीज़ें क्रिएट होती है। मान लो जैसे फील्ड है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हो, अब बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हो, तो ये जो वाटर बह के जाएगा ना, लेक हो गया, रिवर हो गया, तो अपने साथ फर्टिलाइज़र को भी बहा के लेके जाएगा, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूट होगा, जो वाटर है ना वो पॉल्यूट होगा। समझ में आ गया? तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये अर्थक्वेक का भी रीज़न हो सकता है, और इससे डिसीजेज वगैरह क्रिएट होगी, एंड देन की पेस्ट क्रॉप इन्फेस्टेशन मीन्स कि ये अपना जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, और ये जो पीस्ट अटैक वाली चीज़ें हैं, फसल ख़राब वाली चीज़ें हैं, वो बढ़ सकती है, एंड देन की पॉल्यूशन, जो वाटर है वो ज़्यादा पॉल्यूट होते हैं। तो एक रिकैप देख लो कि डैम जो है अब मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ही चीज़ें हम इससे काम में लेते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसका जो एक नेचुरल रिवर फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, इकोलॉजिकल डिस्टर्ब्स होते हैं, जो सेडिमेंटेशन होना चाहिए वो सेडिमेंटेशन नहीं हो पाता है, पुअर सेडिमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एंड देन की एक्वेटिक का जो हैबिटेट है उसको क्या करता है, रॉकीज बना देता है, मतलब डिस्ट्रक्ट कर देता है। जो माइग्रेट कर पाते थे वो माइग्रेशन में बैरियर क्रिएट हो जाता है, एंड देन कि वहाँ के पेड़ पौधे जो है वो सबमर्ज हो जाते हैं, एंड देन डिकम्पोज होके उनकी क्वालिटी को भी डिग्रेड करते हैं। सोशल डिप्लेसमेंट, लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है। और याद रखना है कि इरिगेशन पे भी इसका इम्पैक्ट होता है, कि मान लो जैसे पहले लोगों का क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, जो पहले उगाते थे अब उससे हट के कुछ भी उगा सकते हैं, अब वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप भी उगा सकते हैं, एंड देन की कॉमर्शियल फार्मिंग पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे सॉइल के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो नेचुरली ट्रेडिशनली लोग चीज़ें करते थे उससे इतना ज़्यादा सॉइल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, जैसे अब सालों भर अगर वाटर इंटेंसिव क्रॉप यूज़ करेंगे तो सॉइल सैलिनाइजेशन जैसी चीज़ें होगी, सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो डिग्रेड होगी, उसे रीस्टोर करने का, अपना जो न्यूट्रिशन है रीस्टोर करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होगा कि सॉइल जो है वो एक तरीके से डिज़र्ट में भी क्रिएट हो सकती है। और कुछ इम्पैक्ट जैसे अर्थक्वेक का भी रीज़न होता है, डिसीजेज हो गया, इन्फेक्शन एंड और वाटर को पॉल्यूट करना। अब हम बात करेंगे कि जो डैम्स होते हैं ना, कभी कभी इनके वजह से फ्लड भी आता है। तब हम सोचेंगे कि अरे ये तो फ्लड कंट्रोल के लिए बना था, तो इससे फ्लड कैसे आता है? तो इसमें भी कुछ रीजंस होते हैं। जैसे बात किया था हमने कि ये जो डैम होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें सेडिमेंट जो है वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, एंड देन कि ये सेडिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतना जो स्पेस सेडिमेंट ने ले रखा है, अगर वो नहीं होता तो यहाँ पे वाटर होल्ड कर सकता था वो,
एंड देन फिर क्या होता है कि एक तो फर्स्ट रीज़न ये हो जाता है कि इसमें सेडिमेंटेशन हो जाते हैं, एंड देन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कम हो जाती है। और सम टाइम क्या होता है कि इतना ज़्यादा एक्सेस रेन होने लगता है, जिससे क्या होता है कि ये उतना ज़्यादा वाटर को रिजर्व नहीं कर पाता है, और अचानक से क्या होता है कि खोलना पड़ता है बहुत मात्रा में वाटर को, जिससे जो नीचे विलेज वगैरह है वहाँ पे अचानक से क्या होता है, फ्लड आ जाता है। अगर इस वाटर को नहीं खोला गया तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा कि ये दीवार को तोड़ सकता है, एंड देन कि जब ये दीवार को तोड़ देगा तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि डैम जो होता है फ्लड का कभी कभी रीज़न बन जाता है। तो रीज़न याद रखना कि क्या होता है कि एक्सेस रेन, बहुत ज़्यादा ही रेन होने लगना, उतना ज़्यादा है कि ये कंट्रोल नहीं कर सकते, उतना वाटर एक साथ रिजर्व नहीं कर सकता है, तो वो वाटर को खोलना पड़ता है, जिसके कारण अचानक से जब बहुत ज़्यादा वाटर डाउन स्ट्रीम जब नीचे की ओर जाता है, तो वहाँ के जो विलेजेस वहाँ पे ये क्या आ जाता है, फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ये जो रीज़न नेक्स्ट क्या है कि ये एक रीज़न होता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के लिए, तो इसकी वजह से झगड़ा क्यों होता है। तो जैसे अभी एक हम एग्जांपल लेंगे कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश रीजन के बीच। तो क्या हो गया ना कि महाराष्ट्र जो है ना बहुत सारा वाटर डाइवर्ट कर लिया फॉर द मल्टीपर्पज़ के लिए, तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो कर्नाटका है आंध्र प्रदेश है, उन्हें उतना ज़्यादा वाटर नहीं मिल पा रहा था इरिगेशन के लिए, तो जिसके कारण कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश वाले रीजन में वाटर की थोड़ी कमी हो रही थी। तो इस कारण से भी डिस्ट्रीब्यूट अराइज होते हैं कि कोई कुछ ज़्यादा ही वाटर अपनी ओर डाइवर्ट कर रहा है, एंड देन कोई उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट के लिए। तो डैम याद रखना एक तो रीज़न जिससे फ्लड आ भी सकता है, कभी कभी ये कंट्रोल तो करता है, बट कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गया, कभी कभी सुनते हो कि बादल फट गया एंड ऑल। तो उस सिचुएशन में ये सारा जो है एक डैम के कारण फ्लड भी क्रिएट हो जाता है। और डैम बनने की वजह से क्या हो रहा है, जो स्टेट है ना उनके बीच झगड़ा भी हो रहा है, क्योंकि कोई जो है एक्सेस वाटर जो है अपने तरफ डाइवर्ट कर ले रहा है, एंड देन जिसके कारण दूसरे जो स्टेट हैं उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो है सरदार सरोवर डैम, कहाँ पे बना हुआ है, किस नदी के किनारे, तो नर्मदा रिवर, ठीक है। तो ये सरदार सरोवर डैम का एग्जाम्पल हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डैम जो होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्रीकल्चर हो गया या फिर कुछ भी रीज़न से। तो ये कवर कौन से रीजन को करता है, तो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड राजस्थान। तो इसका स्कोप क्या है, तो ये प्रोवाइड करेगा क्रूशियल इरिगेशन टू ड्रॉट प्रॉन एंड डेजर्ट एरिया। तो जैसे जहाँ पे कोई रीज़न होता है, हर जगह पे बारिश इतना ज़्यादा नहीं होती है। अगर तुम राजस्थान वाले एरिया को देखोगे तो वहाँ पे साल में 50 सेंटीमीटर से भी बहुत ही कम रेन होते हैं। तो अगर रेन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसे हो पाएगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वहाँ के जो फार्मर्स है उनका क्या होगा, एंड देन फूड फूड जो वो खाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी का ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो डैम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी एक्सेस वाटर है या फिर कहीं पे वाटर है तो उसको डाइवर्ट कर देना, तो ये चीज़ें करता है ये डैम। यही हम लोग देखेंगे कि जो गुजरात रीजन है ना उसका कितना रीजन एंड कितने विलेज जो है ये डैम के वजह से सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इसके नीड क्यों है, तो 75% जो गुजरात हो गया, 100% राजस्थान हो गया, तो ये स्ट्रिक्टली कहाँ आते हैं, ड्रॉट प्रॉन रीजन में मीन्स कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम है और पानी की ज़रूरत है। तो ये जो डैम है ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये सारी जगह पे जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ों को वाटर इरिगेशन प्रोवाइड करता है। तो हमने पढ़ा था कि डैम का इम्पैक्ट क्या होता है कि चेंज होता है, हो जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब कॉस्ट वो अब शिफ्ट कर पाएंगे कॉमर्शियल फार्मिंग पे, एंड देन की जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो ग्रो कर पाएंगे। अब जैसे ये एरिया है यहाँ के लोग
तो सिर्फ बाजरा या फिर मान लो यही सब उपजा पाते होंगे। बट अगर ये डैम है तो अब उन्हें वाटर अवेलेबल हो सकता है सालों भर। एंड देन कि ये भी अब कॉमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। एंड देन की राइस एंड वेट उगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक तो इनकी फूड जो है सिक्योरिटी बढ़ेगी। एंड देन कि इनका जो एक तरीके से सर्वाइवल है वो भी बढ़ेगा, और फार्मर की जो कमाई है वो भी बढ़ेगी। तो हमने जाना कि डैम जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये योजना क्या है? तो इस योजना के तहत ये जो फार्मर है ना, उनके खेतों तक पानी को पहुंचाना। हो सकता है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, कैनल्स वगैरह क्रिएट करें, जिससे क्या हो कि इनके खेत तक रिवर से जो पानी है आ सके। रेन वॉश रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, जिससे रेन वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो सके एंड देन की इनको पानी मिल सके। तो ये योजना क्यों ज़रूरी है? ऐसे देखा जाए तो फार्मर्स जो हैं वो वाटर पे ही निर्भर होते हैं, ठीक है? उनका जो इरिगेशन चाहिए होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। बट क्या होता है, कुछ एरिया जो होते हैं वहाँ पे रेनफॉल जो होता है काफ़ी कम होता है। एंड देन की कुछ एरिया जो होते हैं वहाँ पे रेनफॉल फिक्स नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाती है, कभी बहुत कम होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसका एक अमाउंट फिक्स नहीं होता है, जिससे फार्मर्स को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए ये योजना लाया गया है कि उन्हें अब मतलब रेन वाटर पे ज़्यादातर निर्भर ना रहना पड़े। एंड देन कि उन्हें वाटर मिल पाए, अवेलेबल उनके लिए हमेशा वाटर रहे। तो यही ये योजना का काम है कि उनको वाटर अवेलेबल करवाना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और एक्सपैंड करना, कि ये जो इरिगेशन है ना वो बहुत सारे लैंड तक एक्सपैंड हो पाए। एंड देन कि उसके इरिगेशन के क्राइटेरिया में बहुत सारे लैंड आ पाए। फिर से इम्प्रूव करना वाटर यूज़ इफ़िशियंसी, मीन्स कि ये अब जो ये वाटर यूज़ कर रहे हैं ना इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। मीन्स कि जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, कि इस तरीके से यूज़ करें कि सीधे फसलों तक पानी जाए। एंड देन कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और क्या इसका इसका काम है रिड्यूस करना वाटर वेस्टेज, कि चलो अवेलेबल तो करवाया जा रहा है पानी, लेकिन पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो ये भी देखना। और इंक्रीज करना वाटर अवेलेबिलिटी, तो वाटर का अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना कैसे हो सकता है? तो वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिर से एक तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करवाना, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो याद रखना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये जो फार्मर्स हैं, ये जो फील्ड है ना वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। एंड देन साथ ही साथ वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ाना। एंड देन की जो वेस्टेज है उसको कम करना और इंक्रीज करना वाटर अवेलेबिलिटी। बात करने वाले हैं हम लोग ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो जैसे तुम पिक्चर में देख सकते हो, जैसे बारिश होता है तो जैसे हमारा ये रूफ होता है ना, तो उस रूफ को हम एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। एंड देन कि उस पाइप को एक टैंक से जोड़ देते हैं। एंड देन इस टैंक में क्या होता है, ये जो रेन का वाटर है ना वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और या फिर मान लो हम एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, जिसमें जब बारिश होता है तो उसमें बारिश का पानी कलेक्ट हो जाता है, और बाद में हम उसका जो चाहे जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सम टाइम मान लो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो इसे ही बोलते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो बारिश का पानी है ना उसको वेस्ट नहीं होने देते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन फ्रॉम रूफ एंड ओपन स्पेसेस। तो ये क्या है, एक एंशियंट ट्रेडिशन है। तो ये कोई नया मेथड नहीं है जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही पुराना मेथड है। मीन्स कि पहले के जो लोग होते थे ना रेन वाटर को कंजर्व करते थे, वो वेस्ट नहीं होने देते थे। तो पहले के लोग ज़्यादा समझदार होते थे, उनको पता था कि मतलब अभी रेन हो रहा है तो बाद में हो सकता है कि पानी कमी होगी, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा टेक्निक नहीं था ना, वो ग्राउंड वाटर नहीं निकाल पाते थे। तो उन्हें एक तरीके से नेचर पे सरवाइव करना पड़ता था, तो वे अलग अलग तरीके के
स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, जो हम आगे देखेंगे कि किस किस तरीके से लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एंड देन की रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। डीप लोकल नॉलेज, तो पहले के लोग जो उनके पास डीप नॉलेज भी होता था कि लाइक कि कहाँ वाटर जो है फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा एंड देन कि कैसे हम उस वाटर को स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके का नॉलेज। बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए जैसे कैनल वगैरह बना देना, या फिर एक ढलान है तो ढलान के नीचे पानी बह के आएगा तो वहाँ पे एक तरीके से लेक खोद देना, गड्ढा खोद देना, इस तरीके का उनके पास नॉलेज होता था। एंड देन अडेप्टेबल टेक्निक मीन्स कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्निक, जैसे मान लो हिमालय वाला रीजन है तो वहाँ पे अलग टेक्निक, एंड देन जैसे ड्राइड जैसे राजस्थान वाला एरिया देखोगे तो वहाँ पे अलग तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, वो हम आगे पढ़ेंगे किस किस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है एंड देन ये जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो पता चल गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। सिंपल मेथड, जो रेन होता है उस पानी को कहीं कलेक्ट करना उसको बोलते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये कैसे हो सकता है, या तो हम टैंक बना के घर में भी कर सकते हैं या फिर लेक वगैरह एक ओपन स्पेसेस में भी कर सकते हैं। एंड देन की नेक्स्ट, ये कोई नया नहीं मैथड है, ये पुराने ज़माने से लोग करते आ रहे हैं एंड देन की अब हमें इस चीज़ को करना चाहिए। ये एक डीप लोकल नॉलेज मीन्स कि उनको पूरा एक क्लाइमेट का नॉलेज होता था, हर चीज़ का नॉलेज होता था। एंड देन की अडेप्टेबल टेक्निक, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का वो स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे। तो हम बात करेंगे रीजनल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस का। तो ये गुल एंड कुल्स के बारे में हम देखेंगे। ये गुल्स एंड कुल्स जो है मोस्टली जो स्ट्रक्चर का हम बात करें वो कहाँ का है, वेस्टर्न हिमालय वाला रीजन मीन्स कि माउंटेन एरिया में ये गुल्स एंड कुल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये गुल्स एंड कुल्स है क्या, ये जैसे तुम एक चैनल देख रहे हो ना, ये चैनल जैसे जा रहा है एक पतली सा चैनल, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना उसको ही गुल्स एंड कुल्स बोलते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में। तो ये क्या होता था कि मान लो जैसे माउंटेन है ना, तो माउंटेन से ऑल टाइम स्ट्रीम्स जो है बहते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि माउंटेन क्या आइस से कवर है तो कहीं ना कहीं आइस पिघलेगा तो वाटर तो वहाँ से हमेशा ही निकलते रहेगा। बट क्या ये वाटर जिसको ज़रूरत है उसको मिल पा रहा है, नहीं, ये वाटर तो बह जा रहा है। तो वहाँ के लोग को तो एग्रीकल्चर करना था एंड देन वो वाटर भी चाहिए था, बट जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ नहीं पहुँच रहा है। तो इसलिए लोग क्या करते थे, मान लो ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है तो वहाँ से एक चैनल बना लेते थे एंड देन ये चैनल जो होता था उनके फील्ड से कनेक्टेड होता था। एंड देन अब ये जो वाटर है ना स्लोप से वो उनके फील्ड तक आ जाता था। तो इसी को क्या हम बोलते हैं, गुल एंड कुल डिवीजन। चैनल कट अक्रॉस माउंटेन टेरेन टू गाइड वाटर डाउन टू एग्रीकल्चर फील्ड मीन्स कि ये स्ट्रीम हो गया और इन्होंने एक गुल एंड कुल जैसा चैनल बना दिया, ऐसा लॉन्ग ऐसे जो देख रहे हो, एंड देन की इसको कनेक्ट कर दिया अपने फील्ड से। तो अब ये जो वाटर है जो ऑल टाइम यहाँ पे आते रहता है, कैसे आइस के पिघलने से हो गया, बारिश से हो गया, जो ये वेस्ट हो जाता था अब इसका यूज़ लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इनर्डेशन चैनल। तो ये क्या है, तो ये वाला पिक्चर देखो, ये वाला जो नीचे वाला पिक्चर है, तो ये क्या होता है ना कि ये एक रिवर में क्या करते हैं लोग, कैनल क्रिएट करते हैं। बट याद रखना ये ऑल टाइम वाटर प्रोवाइड नहीं करता है। क्या होता है कि जब ये रिवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तब इस चैनल से वाटर क्या होता है एग्रीकल्चर फील्ड तक जाता है। डिज़ाइन टू रूट फ्लड वाटर सेफली टू इरिगेटेड क्रॉपलैंड। तो ये एक तरीके से बोल सकते हो कि ये ऑल टाइम तो वाटर प्रोवाइड नहीं करता, बट इसका डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि मान लो अगर ये जो रिवर है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो वाटर हो जाता है, तो फ्लड से बचाने के लिए भी एक तरीके से बोल सकते हो कि ये चैनल को क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे दो काम हो जाता है, एक तो जो ओवरफ्लो हो रहा है उससे लोगों को कोई नुकसान भी नहीं होगा एंड देन की ये वाटर चला जाएगा फील्ड में, एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें, एंड देन की जो इनका इरिगेशन का काम है वो भी हो जाएगा। तो हमने दो तरीके के स्ट्रक्चर पढ़े हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस से, एक जो हो गया गुल्स एंड कुल्स और एक हो गया इनोडेशन चैनल। तो दोनों किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, दोनों में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं
एग्रीकल्चर फील्ड से, कि उसका जो सोर्स है एंड देन वो सोर्स जो है कनेक्ट हो जाए किससे, एग्रीकल्चर फील्ड से, एंड देन जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको क्या मिल पाए, वाटर मिल पाए। तो अब हम बात करेंगे अराइड एंड सेमी अराइड रीजन, जैसे कि राजस्थान एरिया में, क्योंकि राजस्थान जो एक है एरिया जहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ पे लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है खादीन एंड जोहार्ट्स राजस्थान में, एंड देन की टंकास। तो ये क्या होता है, तो अगर खादीन्स की बात करें तो ये वाला पिक्चर जो ये फर्स्ट पिक्चर है, तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये स्लोप है, तो स्लोप से जैसे वाटर बह के आता है, तो यहाँ पे लोग एक तरीके से स्ट्रक्चर ऐसे रॉक से क्रिएट कर देते हैं, एंड देन की यहाँ पे जो वाटर है उसको क्या करते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, रोक देते हैं एक तरीके से। ये एक एम्बैंकमेंट क्रिएट करते हैं वाटर को रोकने के लिए, जिससे क्या होता है कि ये जो वाटर है वो फील्ड में स्प्रेड हो जाता है, एंड देन की मॉइस्चर जो है वो नीचे तक जाता है, और यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, जिससे कि क्रॉप ग्रो में हेल्प मिलता है। एंड नेक्स्ट है जोहार्ट्स। तो जोहार्ट्स ये जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, तो जोहार्ट्स में क्या होता है कि एक पॉन्ड या फिर लेक जैसा गड्ढा खोदना, एंड देन उसमें जो वाटर कंजर्व होता है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जोहार्ट्स। एंड देन टंकास, टंकास में क्या होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, तो जैसे रेन वाटर जैसे छत होता है, रूफ होता है, तो वहां से क्या करते हैं लोग कि पाइप को जोड़ देते हैं एक बहुत ही नीचे, मान लो कि रूम टाइप का बहुत ही बड़ा गड्ढा होगा उसके साथ जोड़ देते हैं, एंड देन ये वाटर क्या होता है कि रूप से बह के इसमें चला जाता है, एंड देन की एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत सारा वाटर, और इसको क्या करते हैं ऊपर से ढक देते हैं। क्यों, क्योंकि मतलब एक तो ये पानी कूल रहे, फिर से जो है गंदा ना हो, ऐसे खुला रहेगा तो गंदा हो जाएगा, और फिर जैसे इवोपोरेशन ना हो, जैसे सन है अगर वो यहाँ पे पड़ेगा तो वाटर क्या होगा, इवोपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ये ऊपर से इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे तुमने कहीं कहीं कुआं देखा होगा, सेम ये वैसा ही है, बट ये टोटली कुएं जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है, एंड देन की इसको रूफ से जो है पाइप से कनेक्ट किया जाता है। तो खादिन क्या हो गया, ये फर्स्ट पिक्चर जिसमें क्या होता है कि वाटर को एम्बैंकमेंट से रोक दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पानी जो है पूरे फील्ड में फैल जाता है, एंड देन की धीरे धीरे ये इनफिल्टर होता है ग्राउंड वाटर में, और यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, जिससे यहाँ का जो क्रॉप है उसको ग्रो करने में हेल्प मिलता है। एंड देन नेक्स्ट जोहार, जोहार सिंपल एक लेक के जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें जब बारिश होता है तो वाटर कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो लेक जैसा गड्ढा जो हम खोदते हैं उसको बोलते हैं जोहार्ट्स। एंड देन टंकास, टंकास जो हो गया ये एक तरीके का ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, गड्ढा होता है, जिसको लोग इस तरीके से कवर कर देते हैं, एंड देन एक पाइप से जोड़ देते हैं, जिससे इसके अंदर वाटर इजीली चला जाता है और कंजर्व रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे रियल एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, एंड देन की वाटर जहाँ पे कमी होती है, शॉर्टेज होती है, वहाँ पे इस तरीके से सरवाइव करते हैं। जैसे मेघालय का एक रीज़न है शिलोंग। वैसे मेघालय में रेन होता है बट हर जगह नहीं होता है, वहाँ पे भी रेन शैडो एरियाज हैं। तो जैसे शिलोंग जैसे एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल जो है कम होता है, यहाँ पे जो वाटर है ना उसका शॉर्टेज है। तो यहाँ के लोग क्या यूज़ करते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ के लोग भी जो रूफ होता है वहाँ पे पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, एक कोई टंकी से जोड़ देते हैं, एंड देन वहाँ पे वाटर कलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो ये जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है इन्हें प्रोवाइड करता है 15% से 25% ऑफ हाउस होल्ड टोटल वाटर नीड। तो 15% से 25% जो हाउस होल्ड नीड इनका जो मिलता है, मीट हो पाता है, वो किससे, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। ये जो रेन वाटर है ना उसी को लोग कंजर्व कर लेते हैं, एंड देन की उसका यूज़ करते हैं।
और नेक्स्ट एग्जाम्पल है तमिलनाडु का। तो ये जो फर्स्ट इंडिया स्टेट है टू मेक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंप्लीट कंपल्सरी फॉर ऑल रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मीन्स कि यहाँ पे इस चीज़ को क्या कर दिया गया है, कंपल्सरी कर दिया गया है कि सारा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ना, वो इस चीज़ को कंजर्व करे, जो वाटर है उसको कंजर्व करें। फिर ये कर्नाटका का एक सक्सेसफुल स्टोरी दिया है कि वहाँ पे भी लोग इस तरीके से वाटर को कंजर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड देन की यूज़ करते हैं, जिससे ये वाटर शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम होती है वो इस चीज़ से क्या होती है, रिजॉल्व हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन, जो कि मेघालय में किया जाता है। तो ये एक तरीके से जैसे हमने गुल एंड कुल्स पढ़ा था जिसमें लोग चैनल्स बनाते थे, बट ये जो एरिया होता है ये काफ़ी हिली एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से चैनल क्रिएट कर पाना मुश्किल होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो बॉम्बू दिख रहा है ना, इसी से एक इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। मीन्स कि जो सोर्स है, जैसे सेम हमने पढ़ा था जो माउंटेन एक सोर्स है, स्ट्रीम है, तो वहां से इनको वाटर लेके आना है फील्ड तक। तो इस तरीके से ये बॉम्बू का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है वाटर इस तरीके से फ्लो करता है एंड देन की जैसे ये फील्ड में पहुंचता है ना, तो ये यहाँ पे एक तरीके से होल देख रहे हो, ये होल से क्या होता है कि सीधे ये क्रॉप तक पहुंचता है। इस तरीके से जितना पानी चाहिए क्रॉप को वो उतना ही मात्रा में भी मिल जाता है एंड देन की जो एक सोर्स स्ट्रीम है वहाँ से ये पानी को ला भी पाते हैं। तो ये कहाँ किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। बॉम्बू वहाँ पे मात्रा में बहुत ही अच्छे खासे मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए लोग क्या करते हैं, ये चैनल एक बॉम्बू से क्रिएट करते हैं एंड देन की वहाँ पे क्या है, एरिया जो है बहुत ज़्यादा हिली है, तो चैनल क्रिएट कर पाना मुश्किल है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एंड देन की अपने फील्ड में वाटर को पहुंचाते हैं। तो ये 200 ईयर ओल्ड सिस्टम टैपिंग रिमोट स्ट्रीम बाई ग्रेविटी यूजिंग इंटरकनेक्टेड बॉम्बू पाइप्स, ठीक है। तो एक इंटरकनेक्टेड होते हैं बॉम्बू पाइप्स, जिससे क्या करते हैं, ये वाटर को चैनलाइज करते हैं एंड देन के अपने फील्ड तक लेके आते हैं। तो ये था लास्ट टॉपिक। तो ये जो लेसन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।